जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, बहुत बेहतरीन। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। ओपी ब्रो शॉर्ट जी, विकास राठौर, प्रवीण कुमार, सुमित कुमार, उज्जवल त्यागी। चलिए, बहुत बढ़िया सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। आज अपना जो है रेशम उत्पादन यानी कि रेशम कीट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे आर्थिक महत्व के जो कीट चल रहे हैं उसमें हमने मधुमक्खी पालन पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रेशम उत्पादन में रेशम कीट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशम कीट के बारे में। इसके बाद हमारा बचेगा एक चैप्टर और, जिसमें हम लोग केचुए के बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। उसके बाद हमारा जूलॉजी द इंड हो जाएगी। उसके बाद जूलॉजी आपको मिलेगी कैसे, आपको अति उत्तरी प्रश्न मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, और प्लस आपको मॉडल पेपर में जो सॉल्व कराऊंगा भी। आज से आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मॉडल पेपर यानी कि जो आपके अर्धवार्षिक पेपर है ना, इनको ही सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों ने जो मुझे दिए हैं, ताकि मुझे भी आइडिया रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं यानी स्कूल में चल रहे हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर बना रहे हैं। ठीक है, अब हर एक के यहाँ अलग अलग होंगे एग्जामिनर। ठीक है, आप मतलब हर एक टीचर अलग अलग है। अब वही टीचर जो है चुने जाते हैं बोर्ड के द्वारा पेपर बनाने के लिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम हर एक कॉलेज के लोग, हर एक जिले से बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको भी पता है, और आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, चैनल पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर भी आप ही लोगों की वजह से है। तो हर एक जिले से बच्चे जुड़े हैं, तो पेपर तो अपने पास आ ही जाता है। तो उस माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम छाट के जो नए क्वेश्चन होंगे, जो आए नहीं होंगे क्वेश्चन, उनको अलग से कराकर आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, अभी आपके जो लाइव मॉडल पेपर जब सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा, तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व जरूर करना है, देखना जरूर उनको एक बार। ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें आपके अंत तक, अति उत्तरीय तक सारे अच्छी तरीके से उसको डाउट की क्लियर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आगे के जो रहेंगे से लघु, अति और दीर्घ हैं, उनकी जो थ्योरी होती है वो आपको सहयोग बैच में हम करवाएंगे। ठीक है, वो हम अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मुझे छाट छाट के आपको कराना है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी उससे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। और रही बात उसकी, जो मॉडल पेपर करवाएंगे उसका पीडीएफ की, ठीक है, तो उसका पीडीएफ को आपको चिंता नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हम अति उत्तरीय प्रश्न रहे और निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहे, वो हम अलग से जब आपका रैपिड फायर कराएंगे टॉप 100 का, तो वहीं से हम छाट के करेंगे ना, तो आपको वहां काम आ जाएगा। तो पीडीएफ की आवश्यकता आपको नहीं है। आप लोग भी समझते हैं, आपको एक पीडीएफ चाहिए जिसमें सब कुछ हो, ना कि आपको हर दिन एक पीडीएफ अलग अलग से दूं मैं, तो इससे आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी। ठीक है, तो एक साथ सारे मर्ज करके मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग परेशान ना होंगे। अभी 6:30 बजे एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपको मॉडल पेपर जल्द विज्ञान का सॉल्व हुआ मिलेगा, तो आप लोग जरूर देखना, सुबह ही आएगी। ठीक है, लाइव नहीं होगी और रिकॉर्डेड रहेगी। लाइव करने में समस्या होती है ना, उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया हूँ पहले ही। तो ये थी आपको थोड़ी सी सूचना मॉडल पेपर के बारे में। मॉडल पेपर जरूर देखना है। ठीक है, चाहे आप सहयोग बैच, जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हो जो सहयोग बैच नहीं भी ज्वाइन किए हो, उनको भी जरूर दिखाना, उसका भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, उसका भी भला हो जाएगा, तो उसको भी जरूर देना। चलो, आज शुरू करते हैं हम रेशम कीट। ठीक है, शुरू करें। समझ में आई बात? हम सब कर दो एक बार, अगर समझ में बात आ गई आपको। अगर आपको बात समझ में आ गई है मॉडल पेपर वाली, ठीक है, तो थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से। बहुत बेहतरीन। ईशानंद एकानंद धर्मेव शुद्धम। चलो बताओ। सुमित कुमार जी ने थम्स अप कर दिया है, बाकी लोग भी करो। परवीन, चलो ठीक है। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं भैया रेशम। तो रेशम की जो उत्पत्ति हुई, थोड़ा सा बेसिक सी हिस्ट्री जानते हैं। जो रेशम की सबसे पहले उत्पादन जो स्टार्ट किया था, तो वो ये चाइना था। कौन? चाइना। चाइना क्या है, चाइना बहुत होशियार था। होशियार था, उसने सबसे पहले रेशम की टेक्निक को प्राप्त कर लिया कि रेशम से हम धागा यानी कपड़ा बना सकते हैं, वो रेशा तैयार कर सकते हैं, धागे तैयार कर सकते हैं। ये जो टेक्निक थी, ये सबसे पहले अडॉप्ट कौन उसने किया या फिर खोज किसने की? तो चाइना वालों ने किया। किसने? चाइना वालों ने किया। और चाइना वाले इतने होशियार थे कि अपनी टेक्नोलॉजी को किसी को बताते नहीं थे, यानी कि उसको शेयर नहीं करते थे किसी देश के साथ, ताकि वो भी इसका बिजनेस चालू कर देंगे। ठीक है, वो अपने यहां बनाते थे, बाद में यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, जाकर बेच देते थे।
तो लेकिन ये समस्या थी, ठीक है। लेकिन अब चाइना वाले क्या कर रहे थे, एक प्रकार से गुंडाई दिखा रहे थे कि भैया हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम किसी को नहीं बताएंगे, अपना ही हम ही अपनी मोनोपोली डेवलप करके रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के एक राजा थे उस समय, राजा थे कनिष्क, राजा थे कनिष्क, ठीक है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने जो रेशम मार्ग था, जो चाइना जाने वाला रेशम मार्ग था, उस पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये ऐसे प्रकार से जो कनिष्क था वो ऐसा राजा था जिसने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसकी हिस्ट्री है, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, बस आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, बाई चांस कोई पूछ ले तो आप बता दो, ठीक है। तो रेशम की उत्पत्ति कहाँ हुई, चाइना में हुई। और चाइना वालों का जो रेशम मार्ग था उस पर कब्जा किसने किया था, तो राजा कनिष्क ने किया था, अपने यहाँ का इंडिया का था, ठीक है। उसने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलो ये बेसिक थी। अब देखो, अगर बात करें रेशम कीट की, तो भैया रेशम कीट की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में भी कई सारी इसकी प्रजातियां हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है कल्टीवेशन उनका होता है, ठीक है, उनकी पालन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा पालन किया जाता है कीट को, तो वो भैया होता है अधिकांश बॉम्बेक्स मोराई। क्या नाम उसका, बॉम्बेक्स मोराई। ये क्या है, बॉम्बेक्स मोराई इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कितने लोग सहमत है ये जंतु वैज्ञानिक नाम है कि वनस्पति नाम है, या वनस्पति वैज्ञानिक नाम है, बताओ जल्दी से। कितने लोग सहमत है मुझसे कि यह जंतु वैज्ञानिक नाम है, और कितने लोग असहमत, इससे असहमत है, बताओ जल्दी से। इसे हम ये कह सकते हैं वनस्पतिक नाम, बताओ। इसे क्या हम बोल सकते हैं, रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम, जो जंतु वैज्ञानिक नाम है, इसको हम वनस्पति वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, बताओ। अजय जी कह रहे हैं हाँ। ये बताओ भैया, ये बॉम्बेक्स जो मोराई है वो कैसे हो गया वनस्पति, ये वनस्पति का थोड़ी है, ये तो एक कीट है, जंतु है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जंतु वैज्ञानिक नाम। ये जंतु है इसलिए आगे क्या लगा, जंतु का वैज्ञानिक नाम। वहां पर जब बॉटनी में हम लोग पढ़ते थे तब वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम कहते हैं, क्योंकि वो वनस्पति थी, ठीक है, इसलिए। चलो, चलो जूलॉजिकल नेम कहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बस ऐसे ही पूछ लिया तुम लोगों से, हमें पता था तुम लोग को आता है चीजें। अब देखो, अब इसका वर्गीकरण देखते हैं, क्या भैया, वर्गीकरण देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे इसको वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण इसका क्या है, तो सबसे पहले भैया जगत, जगत इसका एनिमेलिया है, क्या है, जगत एनिमेलिया है। संघ इसका आर्थ्रोपोडा है। वर्ग इसका इंसेक्टा है, ठीक है, वर्ग इसका इंसेक्टा है। जितने भी कीट हैं, जितने भी आप कीट देखते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, 6 पैर वाले, कितने, 6 पैर वाले, वो सभी इसी में आते हैं। वंश इसका बॉम्बिक्स है, जाति इसकी मोराई है, जाति इसकी मोराई है, तो बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई। इसको याद कैसे रख सकते हो, बॉम्बेक्स। अब बॉम्ब देखो, क्या आपने बॉम्ब देखा है, या फिर सुतली वाला, आपने सुतली वाला, सुतली वाला जो क्या था, गोला, एक सुतली वाला पहले गोला आता था, अभी जैसे आप दीपावली आने वाली है ना, तो सुतली वाले गोले आते थे, ठीक है, गोले, उसे हम बम बोल सकते हैं। तो बम को क्या करते होगे, बम को मारते हैं, और बम को मारेंगे ना, बॉम्बेक्स मोराई। और बम जो होता है ना, उसमें उसमें जो वो लगी होती है डोरी, जिसमें आग लगाते हैं, वो किसकी बनी होती है, वो रेशम की बनी होती है, किसकी, रेशम की बनी होती है। तो ऐसे इसको कोरिलेट करके याद भी कर सकते हो, बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है। नहीं, बम को हम मारेंगे और उसके आगे सुतली कौन सी होती है, रेशम की होती है, ठीक है। तो ऐसे को रिलेट करके भी आप इसको लर्न कर सकते हो, बॉम्बेक्स मोराई, वैसे बहुत आसान है, याद हो जाएगा ऐसे ही। चलो, अब बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, इसके बारे में और देखते हैं इसका क्या क्या इसके फीचर होते हैं, ठीक है, इस कीट के। तो भैया कीट, नर व मादा कीट अलग अलग होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब कीट, जब नर और मादा अलग अलग हो, ठीक है, तो उसे अलग, एक होता है कि एक ही पर हो, ठीक है। जब नर और मादा अलग अलग होंगे तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे, क्या कहेंगे, एक लिंगी कह सकते हैं, ठीक है। जब नर और मादा अलग अलग होते हैं, जब नर और मादा एक ही में होते हैं उसे हम उभयलिंगी कह सकते हैं, क्या, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन केचुआ कैसा होता है, केचुआ उभयलिंगी होता है, उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक ही में होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। रंग सफेद क्रीमी मोती जैसा होता है।
आपने रेशम कीट देखा होगा तो बिल्कुल क्रीमी मोती जैसा होता है, ठीक है? क्रीमी मोती जैसा होता है, जैसा चमकदार होता है। पौड़ कीट की लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो एकदम एक प्रकार से जो पौड़ का मतलब होता है वयस्क कह सकते हो एक प्रकार से, ठीक है? पौड़ यानी कि पूरा जब डेवलप हो, वयस्क हो जाए, ठीक है? तो वयस्क जो होगा उसकी जो लंबाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। शरीर शरीर जो है इसका सिर, वक्ष, उदर 3 भागों में बटा होता है। आपको पता है ना कि कीट जो होते हैं उनको 3 भागों में, उनके जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। एक ये और एक ये। ऐसा देखो कोई काकरोच है यहाँ, काकरोच को पकड़ो। भाई काकरोच कोई मिला नहीं यहाँ पर, वरना मैं काकरोच पकड़ के तुमको दिखाता अभी इसका, ठीक है? देखो, देख लो अगर कोई मिल जाए, ठीक है? अब देखो, पहले से तो कोई आइडिया था नहीं, वरना काकरोच एक पकड़ के तुमको दिखाते इसके सिर, वक्ष और उदर, ठीक है? चलो देखो भाई, रेशम कीट दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है? रेशम कीट। इसके देखो, ये ऊपर वाला जो है ये इसका क्या है? ये सिर है। ये क्या है? ये सिर है। ये क्या है? सिर है। ये वक्ष है। ये वक्ष है। ये उदर होता है। ये उदर 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? जो हमारे कीट होते हैं, कीटों के लक्षण से याद रखना। सिर, वक्ष, उदर में बटा होता है, ठीक है? इनके जो टांगे होती हैं वो वक्ष से निकलती हैं। वक्ष से निकलती हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। एक जोड़ी इनके संगिकाएं होती हैं। एक जोड़ी क्या होती है? संगिकाएं होती है। संगिकाएं का मतलब क्या है? जो उसकी एंटीना होती ना, काकरोच वगैरह देखो उसमें एंटीना होती ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? तो इसकी संगिकाएं होती हैं, सिर, वक्ष, उदर में बटा होता है। ये सब इसके वो होते हैं हिस्से, ठीक है? चलो, आई बात समझ में? तो ये इसके फीचर हुए, 3 भागों में बटा होता है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेशम कीट का जीवन चक्र। अब आता है हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है, कैसे इसका जीवन चक्र पूरा चलता है, क्या क्या इसकी पूरी प्रोसेस है, उसको समझते हैं बेहतर तरीके से हम लोग, क्या क्या इसमें होने वाला है, ठीक है? चलो देखो, जो रेशम कीट है इसका जीवन चक्र। तो मैथुन, सबसे पहले क्या है भैया? स्टेप आता है मैथुन। भैया तब मैथुन नहीं करेंगे तब तक अपनी जो जनरेशन कैसे बढ़ाएंगे? मैथुन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब तक आपस में मैथुन नहीं करेंगे मेल एंड फीमेल, तब तक उनकी जनरेशन बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है भैया मैथुन करना। क्या है? मैथुन करना। ये इसका पहला स्टेप है, ठीक है? तो भैया ये कब करते हैं? भैया जून जुलाई का मौसम होता है। क्या? जून जुलाई का मौसम होता है। जून जुलाई का मौसम है ये बढ़िया वाला, ठीक है? एकदम बारिश आने वाली है, लगभग आ ही जाती है उस समय तक, ठीक है? तो जून जुलाई में बारिश आ जाती है। उस समय क्या है? जो पौड़ नर होता है, पौड़ नर यानी कि वयस्क, यानी जो है वयस्क, ठीक है? तथा मादा कीट मैथुन करते हैं। तब वो क्या करेंगे? मैथुन करते हैं। और नर द्वारा मादा के शरीर में छोड़े गए शुक्राणु यानी स्पर्म, ठीक है? यानी कि स्पर्म, ठीक है? स्पर्म अंडों को निषेचित करेंगे। जो मादा कीट है उसके अंदर जो अंडे होंगे उनको कौन निषेचित करेगा? ये नर के द्वारा निषेचित किए जाएंगे, ठीक है? उसके शुक्राणु उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है? आई बात समझ में? यही क्या है? इसी को बोलेंगे मैथुन क्रिया। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे मैथुन क्रिया, ठीक है? चलो थम्स अप कर दो एक बार, समझ में आई बात? मैथुन क्रिया क्या है? नेक्स्ट समझो। अब नेक्स्ट क्या आया है? नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर है अंडारोपण। अब देखो मैथुन क्रिया हो चुकी है, अंडे भी निषेचित हो चुके हैं, ठीक है? शुक्राणुओं के द्वारा अंडे भी निषेचित हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? अब जो निषेचन के पश्चात मादा कीट सहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बोल क्या रहा है? यहाँ पर कह रहा है भैया मादा कीट, ठीक है? मादा कीट सहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर, निचली सतह पर, ठीक है? निचली सतह पर तो कहां पर अंडे देती है? तो जो मादा होती है वो सहतूत की पत्तियों पर। ये जो बॉम्बेक्स मोराई आपको मैंने बताया है, ये ऐसा कीट है जो सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। इस पर सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, ठीक है? सहतूत की पत्तियों को ये खाता है, उसी पर ये पाला जाता है। तो अंडे कहाँ देती है इसकी? इसकी जो फीमेल्स होती है, मादा कीट होती है, निषेचन के बाद अंडे कहाँ देती है? पत्ती के निचले सतह पर। अब निचली सतह पर क्यों देती है? कोई है ऐसा जो बता सके कि ऐसा क्यों है कि
निचली सतह पर ही क्यों देती है? जैसे ये शहतूत का पेड़ है, क्या है ये शहतूत का पेड़ है, इसमें ये डाल गई है, इसमें ये पत्ती निकली है, ये कोई ऐसी ही पत्ती निकली है, ये देखो बढ़िया सी पत्ती। अब जो इसकी निचली सतह होगी, क्या निचली सतह होगी नीचे वाली, यहाँ पर अंडे ऐसे ऐसे करके वो देगी। निचली सतह ऊपरी सतह पर नहीं देती है, ऐसा क्यों? बताओगे कोई? ऐसा क्यों कि निचली सतह पर ही क्यों देती है? एवरीवन, कोई बताओ। है कोई? है कोई वीर? बताओ। चलो 30 सेकंड का समय देता हूं और बताओ जल्दी से। नहीं पता सर जी, चलो कोई बात नहीं। और कोई? देखो इसके पीछे रीजन यही बताया जाता है कि भैया निचली सतह पर इसलिए देती है ताकि ऊपरी सतह पर अगर होगा तो वहां पर डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट क्या होगा, टेकिंग उनके बच्चे और सुरक्षित रहें। वेरी गुड, बढ़िया है। बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा सोचिए तुम लोग। परवीन कुमार ने अच्छा बताया, बारिश से बचने के लिए और उनके बच्चे जो है सुरक्षित रहें, बढ़िया है। हाँ, कारण यही है इसके पीछे कि जो निचली पत्ती होती है, आपको पता है सूरज की रोशनी पड़ती है ऊपरी ऊपरी सतह पर पड़ती है। कब? ऊपरी सतह पर ज्यादा पड़ती है, निचली सतह पर नहीं पड़ती है, ऊपरी सतह पर पड़ती है। और इसी कारण ऊपरी सतह पर क्या होती है, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसके ऊपर पन्नी होती है एक प्रकार से, जो एक क्यूटिकल होती है पत्तियों के ऊपर ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर नहीं होती है, ठीक है। तो ऊपरी सतह से निचली सतह पर इसलिए देती है ताकि क्या है, नीचे नीचे उसके बच्चे जो अंडे हैं वो क्या रहे, वो सुरक्षित रहे, बारिश में गए वो ना हो, ठीक है, बारिश उनको प्रभावित ना करे, ठीक है, साथ ही साथ उनको सनलाइट ज्यादा ना मिल पाए, वरना वो दिक्कत होगी ना उनको, ये सब चीजें उनसे बचने के लिए सुरक्षित रहे इसलिए, ठीक है। और निचली सतह पर कोई मान लो जानवर भी आया तो वो भी दिख नहीं पाएगा जल्दी, जो अंडों को खाता होगा कोई जानवर ऐसा, ठीक है, ऐसे प्रीडेटर होते थे, कुछ ऐसे कीट होते जो दूसरे के अंडे खा जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीडेटर, क्या? प्रीडेटर कहते हैं, तो उनसे भी बचाव होता है, तो एक प्रकार से सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। तो सतह पर एक साथ लगभग 300 अंडे देती है, कितने? लगभग 300 अंडे देती है। अंडे सरसों के बीज जैसे हल्के पीले तथा चिकने होते हैं, जो इसके अंडे होते हैं बहुत हल्के पीले, सरसों के बीज जैसे होते हैं, कैसे? सरसों के बीज जैसे होते हैं। तो अंडे देने का भी काम हो गया, मैथुन क्रिया हो गई, अंडे भी दे दिए गए शहतूत की पत्ती के निचली सतह पर। अब क्या होगा, अब जो अंडे हो चुके हैं अंडे जो दे चुकी है, अब क्या होगा, अब उचित तापक्रम पर लगभग 10 दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद क्या होगा, प्रत्येक अंडे से एक डिंबक जिसे हम लार्वा कहते हैं, लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? एक डिंबक या लार्वा निकलता है बाहर की ओर। क्या निकलता है? एक डिंबक या लार्वा जो है बाहर की तरफ निकलता है, जिसे हम इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसे हम इल्ली या कैटरपिलर कहलाता है, ठीक है। यह लगभग 6 मिलीमीटर लंबा होता है, इसका शरीर 13 खंडों में बटा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने में? 13 खंडों में। जब इसकी इल्ली निकलती है, जिसका कैटरपिलर निकलता है, वो जो है लगभग 6 मिमी लंबा होता है, इस पे 13 खंड पाए जाते हैं। प्रथम खंड पर सिर होता है, जो पहला खंड होता है उस पे सिर होता है। क्या होता है? सिर होता है। चलो अब देखो आगे क्या होगा भैया। अब आप यहां तक समझ चुके हैं, अब आप यहां तक समझ चुके हैं। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये भैया क्या है? ये है कीट। ये क्या है? ये कीट है। ये कीट है, एक नर होगा एक मादा, वो तो आपको पता ही है। अब इनने क्या कर लिया, मान लो ये मादा कीट, ये मादा ही होगा, ठीक है, ये मादा कीट है। ये क्या क्या है? मैथुन हो गई, इसका इसका मैथुन क्रिया हो गई है। मैथुन क्रिया होने के बाद ये क्या करेगा, अब ये अंडा रोपण करेगा, यानी कि एग लेइंग करेगा। क्या? अंडे देगी। ये जो मादा है ये अंडे देगी। अब अंडे जो दी है कहां पर? पत्ती के निचली सतह पर। किस पे? पत्ती की निचली सतह पर। अब जो ये अंडे हैं लगभग 10 दिन के बाद क्या होंगे? 10 दिन के बाद इनसे एक लार्वा निकलता है, जिसे हम इल्ली कहते हैं। क्या? इल्ली कहते हैं, लार्वा। अब ये जो लार्वा निकलता है, यही लार्वा, यही इल्ली, यही कैटरपिलर,
ठीक है। ये क्या करेगा, यही पत्ती, जिस पत्ती पर वो था ना, उस पत्ती को खाना स्टार्ट करेगा, उन पत्तियों को खाना स्टार्ट करेगा, यानी पूरे पौधे पर वो मूवमेंट करेगा और पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देगा। क्या, पत्तियों को खाना स्टार्ट करेगा, अपनी शारीरिक वृद्धि करेगा, पत्तियों को खाता जाएगा और अपने शरीर को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, पत्ती खाएगा, बहुत स्पीड में खाता है। तो यहाँ पर देखो पूरी पत्ती खा चुका है ये। ठीक है, तो ये पत्तियों को खाना स्टार्ट करता है कौन, इल्ली, कैटरपिलर। उसके बाद इसको जब पत्तियों को खा लेता है, उसके बाद फिर ये विश्रामावस्था में जाता है। कहां पर, विश्रामावस्था में चला जाता है। पत्तियों को खाने के बाद ये विश्रामावस्था में चला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और खाना बंद कर देता है। जब ये विश्रामावस्था में जाता है, तब ये जो है, तब वहां पर इसके सिर पर क्या होती है, जो है आपके रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी, रेशम ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन ग्रंथियों के द्वारा फाइब्रोनेजिन एक प्रोटीन होती है, वही इसी से धागा बनता है। तो उससे क्या आएगा, ये जो है धागे का निर्माण करती है, मतलब अपने आसपास चारों तरफ ऐसे से गोल गोल, मतलब सिर घुमाने लगता है। क्या है, एकदम सिर घुमाने लगता है, चारों ओर सिर घुमाने लगेगा, वो निकलती जाएंगी और गोल गोल वो बनता जाएगा। ठीक है, गोल गोल बनता जाता है। ठीक है, तो अभी आगे और बताऊंगा आगे तो और समझ में आएगा। अब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोकून बोलते हैं, और ये उसी के अंदर रहता है, वो उसी के अंदर रहता है, उसके चारों तरफ से ये कवरिंग हो जाती है। ठीक है, धागे की धागे की कवरिंग हो जाती है उसके चारों ओर, इसके अंदर कीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यही मैंने आपको जो बताया था अभी, कि भैया जिसका जो इल्ली आई है ना, इल्ली जो पत्तियों को खा चुकी है, अब खाने के बाद क्या होगा, सिर पर मुख उपांग रेशम स्रावी ग्रंथियों में बदल जाते हैं। इसके मुख्य उपांग यानी इसके जो मुख के हिस्से होते हैं, जैसे कि इसको लेब्रम है, लेबियम है, ये सब चीजें ना, इसमें से उपांग जो होते हैं वो क्या होंगे, वो स्रावी ग्रंथियों में बदल जाते हैं। इनमें 3 वक्षी खंड तथा 9 उदर खंड होते हैं। कहने का मतलब क्या भैया, एक तो सिर हो गया, दूसरा फिर 3 वक्षी खंड हो जाते हैं, यानी 3 खंडों में वक्ष हो जाता है। 9 खंडों में क्या होगा, 9 खंडों में इसमें 9 खंडों में इसमें उदर हो जाएगा, उदर हो जाएगा। ठीक है, उदर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह 4 बार त्वक का पतन, इसका मतलब समझो मोल्टिंग, अंग्रेजी का शब्द याद रखना, मोल्टिंग। क्या है, मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब ऐसा है, आपने कभी देखा है कि केचुए की केचुल, सॉरी केचुआ नहीं, वो सांप की, जो सांप होता है उसकी कभी कभी आप लोगों ने, ठीक है, जो केचुआ होता है, जो केचुआ बता रहा हूं, जो आपका सांप होता है, सांप की केचुल आपने देखा है कभी कभी, केचुआ की, सॉरी केचुआ नहीं, सांप, जो सांप होता है उसकी केचुल, सांप की केचुल यानी कि उसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है, वो आपने देखी है कभी, या फिर कभी कभी आप ही लोग देखते होंगे कि आपका हाथ है, आपके हाथ की जो है ये खाल होती है ना, वो मरने लगती है, आराम से ये जो है डेड होने लगती है ना, गिरने लगती है, बाद में इसकी जगह पे नई खाल बन जाती है। कभी कभी देखा होगा, हाथों में भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक ऐसी कवरिंग होती है। ठीक है, वो कवरिंग उतरती जाती है, यानी कि उसका काया पलट होने लगता है। क्या, काया पलट होने लगता है। ऐसा इसमें 4 बार होता है। क्या, 4 बार होता है। जिन बच्चों ने केचुल देखी होगी उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है, ये जो इल्ली होती है, ये इल्ली, यही इल्ली जो है अपना जो है कवरिंग, ये अपना जो शरीर का बाहरी कवर होता है उसको छोड़कर एक नया बनाती है, मतलब नया बन जाता है। ठीक है, तो वो केचुल यानी कि उसकी जो कवरिंग है उसे त्यागना को हम मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, पुरानी बॉडी कवर को रिमूव करना ही हम मोल्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये करती है। तो ये इल्ली जो है ये 4 बार करती है। कितनी बार, 4 बार जो है मोल्टिंग क्रिया को करती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। कितने, 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। 4 बार मोल्टिंग होती है इसके अंदर। मोल्टिंग शब्द आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दो अगर मोल्टिंग आपको समझ में आ गया है, प्लीज एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको मोल्टिंग समझ में आ गया कि मोल्टिंग क्या है। ठीक है, मोल्टिंग को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। मोल्टिंग का मतलब है कि अपने शरीर की जो, जैसे कि तुम्हारा शरीर है, अगर तुम्हारे शरीर से क्या है, एक बार पूरी खाल उतर जाए, ऐसा होता नहीं, मान लो उतर जाए, उसके बाद उसके लिए दूसरी आ जाए, ऐसा उसमें होता है, ऐसा इसमें होता है। ठीक है, ऐसा इसमें होता है, इसे मोल्टिंग कहते हैं।
ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो क्या है, मान लो तुमने लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं। लड़कियां क्या है, क्या करा के आई, उधार उधर उधर, अच्छा उधर, उधर बता दे। ये देखो उधर क्या है, देखो ये देखो ये है, ये जो है ना ये देखो ये सिर है, ये वक्ष है, ये उधर पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना उसे उधर बोलते हैं, इसे हम उधर बोलते हैं। ये शरीर जो होता है उसके जो कीट होते हैं उनका जो बॉडी पूरी होती है, उनका जो शरीर होता है वो तीन भागों में बटा होता है। एक भाग होता है इसका सिर, एक भाग होता है इसका उधर, और एक भाग होता है वक्ष, एक भाग उधर, ये तीन भाग होते हैं। तो पीछे वाला भाग जो होता है उधर होता है, ठीक है। चलो, हाँ, तो हम आपको मोल्टिंग बता रहे थे। मोल्टिंग क्या है, देखो जैसे कि जो है कहीं शादी फंक्शन होती है तो वहां पर लेडीज क्या करती हैं, मेकअप करवा के जाती है, क्या फेशियल करवाएंगी, मेकअप करवाएंगी, बहुत सारी चीजें करवाएंगी। तो मेकअप जब होता है तो कई प्रकार की क्रीम लगाई जाती है। तब जब मान लो घर वहां से आई है घर पर, अब वो जब एक पहले बार मुंह धोएंगी तो एक परत उतर जाएगी, जब दूसरी बार मुंह धोएंगी तो दूसरी परत उतर जाएगी, फिर तीसरी बार जब मुंह धोएंगे तो तीसरी परत उतर जाएगी। तो ऐसे प्रकार से जो परत उतरना है ना चेहरे की, जो चेहरे की परत जो उतर रही बार बार, वही है क्या, उसी को हम मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इल्ली है पूरे शरीर की उतार देती है, कहीं मैं सुंदर दिखूंगी ना इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसे हम मोल्टिंग कहेंगे, क्या, मोल्टिंग कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विश्रामावस्था में आकर यह भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। अब धीरे धीरे जब मोल्टिंग हो जाती है इसके अंदर चार बार, तो ये धीरे धीरे विश्रामावस्था में आ जाता है। क्या, अब विश्राम, क्योंकि भाई इतना खाया है, मोल्टिंग भी हो गई, इतना बड़ा हो गया, अब कहेगा भैया आप विश्राम करते हैं, क्या करते हैं, तथास्तु अब विश्राम करते हैं, क्या, अब विश्राम करते हैं। जब ये विश्राम करने जाएगा तब यहाँ पर हो जाता है खेला इसके साथ। जब ये होता है विश्रामावस्था में तब इसके साथ हो जाता है खेला। क्या खेला होगा समझते हैं यहाँ पर। प्यूपा तथा उसका कोया, पीपा या कोया बात ये उसके अंदर होता है। इल्ली जब विश्रामावस्था में आ जाती है तो इसके शरीर के दोनों ओर लाल ग्रंथियों से विकसित रेशा ग्रंथियों से साबित होकर स्रावित एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ लेब्रियम के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा निकलता है। अब समझना, अब इसका जो है इसके शरीर के दोनों ओर लार ग्रंथियों से मतलब कि शरीर के दोनों ओर का मतलब है एक इस तरफ और इस तरफ, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, इस तरफ, इसका मतलब ये नहीं इस तरफ, यहाँ पर एक इस तरफ होगी इसकी ग्रंथि, एक होगी इस तरफ। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या होगा, इसमें जो होता है ग्रंथियां, इसमें क्या है, रेशम ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इन रेशम ग्रंथियों के द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ बाहर की तरफ निकलता है। लेब्रे ध्यान रखना, लेबियम, लेबियम, ठीक है, लेबियम, हाँ दोनों तरफ लेबियम के सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा निकलता है। इन्हीं के द्वारा ये चिपचिपा पदार्थ ऐसे से निकलेगा, ऐसे से निकलेगा। हालांकि जब ये निकलता है ना तो ये विश्रामावस्था में होता है और ये अपनी मुंडी को ऐसे तो गोल गोल घुमाएगा, कैसे, गोल गोल घुमाएगा। फील करो तुम भी हमारे साथ जो है अपनी मुंडी को गोल गोल घुमाओ, ऐसे गोल गोल, गोल गोल घुमाओ तो समझ में आएगा। जब गोल गोल घुमाओगे मेरे साथ साथ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो जब इसकी विश्रामावस्था में है, आराम से आराम फरमा रहा है, और धीरे धीरे क्या अपना करे, मुंडी को गोल गोल घुमाएगा, कैसे, गोल गोल घुमाएगा। और इसके सिर पर क्या है, इसके सिर पर है क्या, लेब्रियम ग्रंथि, रेशम ग्रंथियां। उन ग्रंथियों से क्या निकल रहा है, उन ग्रंथियों से निकल रहा है क्या, रेशम, रेशम वाला चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, रेशम धागे वाला चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, जिसे फेब्रिनोजिन कह सकते हो एक प्रकार से, फेब्रिन। ठीक है, तो वो क्या है, पदार्थ निकल रही है, प्रोटीन निकल रही है, एक प्रकार की चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। अब वो कैसा होगा, वो भी भैया गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्योंकि मुंडी गोल गोल घूम रही है तो उसके भी छींटे कैसे जाएंगे, गोल 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 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, गोल गोल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब गोल गोल तो चले गए, अब होता क्या है, अब लार्वा रेशम के धागों से बने कोकून में स्वयं को बंद कर लेता है। अब भैया जब गोल गोल चारों तरफ कर दिया है तो उसके ऊपर पूरा बंद हो जाएगा ना, पूरा शरीर उसका बंद हो जाएगा, उससे बंद होगा कि नहीं होगा। अब भैया जब एक गोल गोल ऐसे से करेगा, मुंडी इसको घुमाएगा बार बार, ऐसे 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 करेगा, ये इससे ऐसे करेगा ना, इसके अंदर बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जो इसके जो चिपचिपा पदार्थ निकला था उसको क्या चारों तरफ से ये बंद हो गया, उसके अंदर बंद हो गया है, बंद हो गया, जिसे हम कोकून कहते हैं, क्या, कोकून के नाम से जानते हैं। अब देखो एक कोकून पर 800 से 1000 मीटर रेशमी धागा होता है। अब जो जितनी बार ये मुंडी घुमाया है ना गोल गोल, ऐसे से गोल गोल घुमाया है, अब ये कितना मीटर, कम से कम 1000 मीटर, 800 से 1000 मीटर इसको घुमा दिया है। यही हमारा क्या है, यही हमारा रेशम है, यही हमारा
रेशम है, ठीक है। अब देखो, अब कुकून में लार्वा से प्यूपा बन जाता है। लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा। भैया लार्वा था उसमें, ठीक है, अब उससे वो क्या बनेगा? प्यूपा बन जाता है। कायांतरण के फलस्वरूप कुकून से पूर्ण कीट इमिगो, जिसे पूर्ण कीट को हम बोलते हैं इमिगो, अंग्रेजी से याद रखना है, इमिगो बन जाता है। अब देखो कुकून में क्या है? लार्वा क्या है? प्यूपा बन जाता है। अब फिर कायांतरण उसका होता है। फिर कायांतरण का मतलब मोल्टिंग, कायांतरण का मतलब फिर से मोल्टिंग होती है, इसके फलस्वरूप कुकून से पूर्ण कीट बन जाता है। क्या? इसको क्या है? इससे इसी के अंदर क्या मोल्टिंग करेगा और बन जाएगा पूर्ण, एक बढ़िया कीट बन जाएगा। इसके अंदर पंख वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। और इसको काटकर, जिसके ये गोला बनाया था जिसके अंदर ये बंद था, उसको काटकर बाहर निकल जाएगा। इसको काटकर बाहर निकल जाता है। अब पूर्ण कीट कोकून को तोड़कर मुक्त होकर इसके वयस्क कीट बनता है। क्या? वयस्क कीट के रूप में बन जाता है। भैया ये क्या है? इसको काटकर बाहर निकल जाएगा। अभी तक इसके अंदर था, अब इसको विश्रामावस्था से ये बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समस्या ये हो जाती है हम लोगों के साथ, जब ये बाहर निकलेगा। अब ये तो चारों तरफ से गोल गोल सीधा सीधा था, ठीक है, गोल गोल था, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो कहीं से तोड़ेगा। वो जहां से तोड़ेगा वहां से रेशम धागा भी टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ। वहां से रेशम धागा भी टूट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जब हमें रेशम प्राप्त करना होता है तो भैया इसको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। हम इसको इसको बाहर निकलने से पहले ही क्या करेंगे? निकलने से पहले ही इस हम धागे को खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। इसके कोए के यानी कुकून को, कोए को हम खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण ये मर जाता है, ठीक है। ये मर जाता है, उसके बाद हम इसके रेशम को बाहर निकालते हैं आराम से, ताकि हमारा रेशम टूटे ना, अच्छी क्वालिटी का रेशम मिले, पूरा रेशम लंबा रेशम मिले मुझे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखो, रेशम कीट का जीवन चक्र 56 दिन में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से इसका पूरा जीवन चक्र पूर्ण हो चुका है, ठीक है। कहां से मैथुन किया था? अंडलेइंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद इल्ली बनी थी, इल्ली ने पत्ती खाई थी, पत्ती खाने के बाद ये विश्रामावस्था में आया था। विश्रामावस्था में इसने क्या किया भैया? इसकी रेशम ग्रंथियां जो थी उसके द्वारा एक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ जो है निकला, ठीक है, लेब्रियम के सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा। उसके बाद ये कुकून में बंद हो गया। कुकून में बंद होने के बाद ये क्या हुआ भैया? इसके अंदर क्या हुआ? कायांतरण हुआ इसका। कायांतरण होने के पश्चात ये कुकून को तोड़कर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वह कीट बन जाएगा, ठीक है। यही पूरी इसकी स्टोरी थी, यही पूरी इसकी स्टोरी थी, ठीक है। तो 56 दिन में इसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। अब देखो आगे, ये तो आपका था क्या? इसकी जीवन चक्र, यहां तक इसका जीवन चक्र हो गया पूरा। अब आगे क्या होता है भैया, थोड़ा समझते हैं। आगे क्या है भैया? रेशम निकालने की विधि। रेशम निकालने की विधि क्या है तो समझना है। यहाँ पर एकत्र किए हुए कोकून, जो कोकून यानी कि जो गोल वाला बना था ना, जो गोल वाला, ये पूरा गोल गोल जो था ना, ये पूरा कोकून है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा कोकून है। क्या है? इसके अंदर बंद है, इसलिए क्या है हमारा कोकून। ये क्या है? कोकून। अब जो गोल गोल कोकून होता है, जिनके अंदर कीट होता है, जिनके अंदर कीट होता है, उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। किसमें? उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। किसमें? उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, ताकि उनके अंदर उपस्थित कीट मर जाए। जिसके कारण क्या है? उसके अंदर जो कीट है वो मर जाए, और कोए को महीन तंतु बिना कटे फटे उतार लिया जाता है। अब धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। धीरे धीरे इसको हम उतार लेते हैं, जिससे कि कीट मर जाता है, ठीक है। तो यही इसका प्रोसेस है, ये इसका प्रोसेस है रेशम निकालने का। रेशम निकालने का ये इसका प्रोसेस है, ताकि हमारा रेशम टूटे ना। तो कुर्बानी इसको देनी पड़ती है भैया, अगर रेशम कीट, ठीक है। यही इसका क्या है? पूरा प्रोसेस है। आई बात समझ में? जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो ये हमारा पूरा का पूरा रेशम कीट का भी होता है द एंड। इस हिसाब से हमारा रेशम कीट की पूरी जीवन चक्र आपको कवर करा दी गई है। अब अगर कोई आपका डाउट हो रेशम कीट से संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। अभी 6:30 बजे एक वीडियो आएगी, आप लोग जरूर देखना, ठीक है। मॉडल पेपर की है। आप लोग फीडबैक भी अपना देना कैसा लगा, क्योंकि उसमें कुछ नया किया हूं इस बार, कुछ नया करने की कोशिश किया हूं इस बार। पिछली बार ऐसा तो नहीं कर पाया था, बहुत ही लिमिटेड समय मेरे पास था, लेकिन इस बार एक कुछ नया करने की कोशिश है एक बार, ठीक है, ताकि और बेहतर आप लोगों के लिए किया जाए। और वीडियो को शेयर भी भाई कर देना सभी बच्चों के पास, जो भी आएगी 6:30 बजे, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट जरूर चाहिए। चलिए, क्योंकि आप, हाँ हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा बाबू। पीडीएफ आपका ये अभी पड़ जाएगा, ठीक है, 2-3 घंटे में पड़ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है यार,
रात भर जागता हूँ, ठीक है? सुबह तुम लोगों को पढ़ाने के बाद आराम से नींद आने लगती है तुरंत, ठीक है? अगर सो गया फिर अब सीधा 2 ढाई बजे, समझ रहे हो? फिर समस्या हो जाती है। और रात में जागना पड़ता है यार, क्या करें? सुबह क्लास होती है, अगर रात को नोट्स नहीं बनाएँगे, सुबह पढ़ाएँगे क्या? समस्या सभी है ना। चलो, एक्चुअली हमारे यहाँ इस चलो ठीक है। नहीं, कल का डाल दिए भैया, कल का डाल दिए जूलॉजी, कल का जूलॉजी अपलोड है। कल का जूलॉजी शाम को डाल दिए थे वही 2:30-3 बजे। एक आदित्य सिंह है, उन्होंने मुझे कॉल किया था इसके लिए, मैंने डाल दिया था भैया, ठीक है? चलो।